जब लानवी के वेटर ने ठंडे शब्द सुने तो उसने जल्दी से सिर झुका लिया और जवाब दिया, मुझे माफ़ करना ग्राहक, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। जुमा ने अपना सिर नीचे किया और नाक से बहते खून को देखा जिसे वह कागज़ के तौलिए की कई परतों से भी पूरी तरह से नहीं रोक सकती थी। इसने पहले ही उनके हाथों को लाल कर दिया था। इस पल उन्हें लगा कि उनके पैर नर्म हो गए हैं और फिर वह धीरे धीरे ज़मीन पर गिर गईं। ईशा की हालत किसी भी तरह से बुरी नहीं थी। वह भयभीत थी और अपने हाथों से अपनी नाक ढक ली। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे ही उन्होंने अस्पताल को कॉल कर रहे अस्पताल के कर्मचारियों को देखा। उनकी आंखें उत्सुकता और दबाव से भरी थीं। ईशा के दिल को अचानक घबराहट होने लगी और उनके शरीर का बायां किनारा सुन्न होने लगा। वह अपने बगल में ज़ारा को देखने के लिए मुड़ीं। उन्हें नहीं पता था कि यह एक भ्रम था, लेकिन उन्होंने ज़ारा की आंखों में ठंडक देखी। उन्हें एक एहसास था कि ज़ारा का इससे कुछ लेना देना था। शायद ज़ारा इसके पीछे थी, लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? ईशा का दिमाग घूम गया और उनका सुन्न शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपनी आंख के कोने से अपने सामने जोरावर को देखा और उनके पैर नर्म हो गए, सीधे उनकी दिशा में गिर गईं। जोरावर रेस्टोरेंट के सर्विस स्टाफ को डॉक्टर को बुलाने के लिए ठंडे तरीके से आग्रह कर रहा था। वह बहुत परेशान था और इस परेशान करने वाले मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। हालांकि वे दोनों उनका पीछा करते हुए यहाँ ऊपर आए थे। वह उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था। अगर उन्होंने ऐसा किया और उनकी चाची और पुरानी मैडम को पता चला तो उन्हें उनके द्वारा जिंदा निगल लिया जाएगा। हालांकि उनकी नाकों से खून बहना विचित्र और संयोग था। ऐसी गंभीर और तेज रक्तस्राव दर चौंकाने वाली थी। जुमा और ईशा के साथ क्या हो रहा था वह अजीब था। जब डॉक्टर बाद में आएगा तो उन्हें एक अच्छी जांच करनी होगी। जोरावर का दिमाग इन विचारों से भरा हुआ था, इसलिए जब ईशा उनकी ओर गिरी तो उन्होंने सहज रूप से पहुंचकर उनका शरीर पकड़ा। उसने उन दोनों को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। सौभाग्य से जोरावर मजबूत था और ईशा द्वारा कुचला नहीं गया। दूसरे भाई, मैं बहुत असहज हूँ। क्या मैं मरने वाली हूँ? मेरा शरीर बहुत दर्द में है। वो क्या तुम कृपया मुझे बचा सकते हो? ईशा ने अपना चेहरा जोरावर की बाहों में दबाया और उनसे बड़बड़ाया। ईशा का स्वर सिसकियों और कमजोरी से भरा हुआ था और उनका स्वर बेबसी से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पुरुष ही थे जो उन्हें बचा सकते थे। उनका नाजुक और मोटी शरीर जोरावर के शरीर से कसकर दबा हुआ था और महंगा और सुगंधित इत्र जोरावर की नाक में घुस गया। अगर वह कोई अन्य पुरुष होता तो उनकी हड्डियां और दिल सुंदरता के पूर्ण निर्भरता के तहत पिघल गए होते। ईशा एक पुरुष को नियंत्रित करने और उनकी गहरी जड़ वाली खामी वाली प्रकृति को जानने में परिचित थी ताकि वे उनके प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी हों। वह बहुत कुशल भी थीं। हालांकि जिस पुरुष पर उन्होंने हमला किया था वह जोरावर था। ज़ारा अभी अभी ईशा और जुमा को ठंडे तरीके से देख रही थी, लेकिन जब ईशा के पैर हिले तो उन्होंने पहले ही ईशा के उद्देश्य का अनुमान लगा लिया था। ईशा में अभी भी बुरी इरादे थे। उन्होंने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की और केवल पुरुषों को बहकाना चाहती थीं। वह तारीफ करना नहीं जानती थीं। उन्हें अभी भी डांटा जाना चाहिए। ज़ारा अपने लंबे पैरों के साथ आगे बढ़ीं और 2 कदम में चलकर आईं। उन्होंने त्योरी चढ़ाई और ईशा को जोरावर से दूर खींचना चाहा, लेकिन ईशा को पहले ही जोरावर ने दूर धकेल दिया था। ईशा की दर्दनाक चीख के बाद शरीर के ज़मीन से टकराने की दबी हुई आवाज़ आई। ज़ारा निःशब्द थीं। ईशा को देखकर, जो खून से भरे चेहरे के साथ ज़मीन पर लेटी थी, ज़ारा को यकीन था कि उनके दूसरे भाई ने उन्हें धकेलते समय दया नहीं दिखाई। ज़ारा ने अपना सिर उठाया और जोरावर को देखा। उन्होंने उनके चेहरे पर निराशा और तिरस्कार देखा। उन्होंने कहा, क्या तुमने नाक से खून बहने से अपना दिमाग खो दिया? तुम किस पर रगड़ रही हो? तुम्हें शर्म की कोई भावना नहीं है? जोरावर की आवाज़ तीव्र थी जैसे वह अपना गुस्सा दबा रहा हो। आसपास के वेटर और मदद करने आए लोग सभी ने उन्हें सुना। सभी ने उन्हें एक टकटकी लगाकर देखा जैसे उन पर एक जादू ने लगाम लगा दी हो। ईशा ने अपनी आंखें हल्की सी उठाईं और इस दृश्य को भी देखा। उनके दिल में गुस्सा और अनिच्छा धीरे धीरे जली, लेकिन उससे अधिक उन्हें जोरावर का अपमान और गुस्सा महसूस हुआ जिसने उन्हें पूरी इज्जत खो दी। क्या जोरावर एक पुरुष नहीं बल्कि एक लकड़ी का टुकड़ा था जो खिलता नहीं था? उनके पास एक इतनी अच्छी आकृति थी और छोटी ईशा ने धीरे से उन्हें सांत्वना दी। फिर भी उन्होंने कुछ भी महसूस नहीं किया। उन्होंने उन्हें दूर भी धकेल दिया। वह नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। बदबूदार आदमी। ईशा गुस्से से मरने वाली थीं। यह ऐसा नहीं था कि ईशा वहां मौजूद अन्य लोगों की आंखों में मामूली तिरस्कार और जांच महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें इतनी परवाह नहीं थी। अपने उद्देश्य के लिए उन्हें नाटक जारी रखना पड़ा। ईशा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपने सामने जोरावर को देखा। उनके चेहरे पर एक भ्रमित अभिव्यक्ति थी जैसे वह अभी अभी होश में लौटी थीं। उन्होंने शिकायत और भ्रम के साथ उन्हें देखा। उनकी नम आंखें आरोप और संदेह से भरी थीं। वह रोईं और शिकायत की, दूसरे भाई, मैंने क्या किया? क्या तुम्हें मुझे इस तरह धकेलना पड़ा? मैं बस चक्कर में थी और ठीक से खड़ी नहीं हो सकी।
मैं जानबूझकर नहीं गिरी। तुमने क्या कहा? क्या मैं यादृच्छिक रूप से तुम्हारे खिलाफ रगड़ रही थी? मैं एक मासूम लड़की हूँ। क्या तुम मुझे शर्म और गुस्से से मरने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम मेरे प्रति इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तुम अभी भी मुझे बेशर्म होने के लिए डांटने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हारा दिल लोहे का बना है? ईशा का रूप शुरुआत में मीठा और प्यारा था और वह इन पीड़ित और अज्ञानी इशारों से और भी अधिक परिचित थीं। जब वे मोहित और दर्दनाक शिकायतें बाहर आईं, तो उन्हें देखने वाला कोई भी दिल टूटा हुआ और असहनीय महसूस करेगा। एक पुरुष एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? जोरावर ने ठंडे तरीके से ईशा को देखा, चुपचाप उनकी परफॉर्मेंस प्रदर्शन देखते रहे। ईशा की कोमल सिसकियां 10वीं मंजिल के गलियारे में गूंज उठीं। ज़ारा ने मुस्कान के साथ ज़मीन पर ईशा को देखा। क्या वह हार मानने की योजना बना रही थीं? उन्होंने न केवल अपने दूसरे भाई को बहकाने में विफलता पाई, बल्कि उन्होंने उन पर उलट भी दिया। क्या अच्छी रणनीति है! वह ईशा के सामने झुक गईं और सीधे उनकी आंखों में देखा। उन्होंने मुस्कुराया और कहा, मिस ईशा, तुम क्या कर रही हो? अगर तुम इस तरह रोती हो, तो दूसरे लोग सोचेंगे कि मेरे दूसरे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा कब किया? हमें इस बारे में कैसे नहीं पता चला? तुम हमेशा मेरे दूसरे भाई को पसंद करती रही हो, लेकिन भावनाओं को मजबूर नहीं किया जा सकता। तुम जानती हो कि मेरा दूसरा भाई तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम उन्हें परेशान करके स्थिति को बहुत भद्दा बना रही हो। मेरे दूसरे भाई ने देखा कि तुम्हें और जुमा को अचानक नाक से खून बह रहा था, इसलिए उन्होंने दयालुता से रुककर तुम दोनों के लिए एक डॉक्टर ढूंढने में मदद की। इस तरह वापस काटकर तुम बहुत निर्दयी नहीं हो रही हो? हालांकि ज़ारा का आखिरी वाक्य एक सवाल था, ये व्यंग्य से भरा था। उनकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, लेकिन उनकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। ये सुनकर ईशा ने दयनीय ढंग से उन्हें देखा और धीरे से कहा, मैं नहीं समझती कि तुम क्या कह रही हो। दूसरे भाई ने मुझे गलत समझा और पहले डांटा, इसलिए मैंने जवाब दिया। क्यों? केवल जैन फैमिली के तुम लोग ही दूसरों को धमका सकते हो और मैं इसका खंडन नहीं कर सकती। ये किस तरह का तर्क है? जब लिली डॉक्टर के साथ पहुंची, तो वे ठीक इसी दृश्य के गवाह बनने के लिए पहुंची। हे ईश्वर, क्या हो रहा है? लिली ने झूठे आश्चर्य में पूछा, जैसे उन्होंने डॉक्टर को जुमा की हालत जांचने का निर्देश दिया। ज़ारा मुनी और लिली को देखकर हंस पड़ीं। एक कठोर नज़र के साथ उन्होंने कहा, ठीक है, चूंकि तुम कहती हो कि तुम नहीं समझती कि मैं क्या कह रही हूं, तो चलो शॉप के प्रभारी व्यक्ति से पूछते हैं कि वह भी सर्वेलांस वीडियो खींच कर लाए। क्या होगा अगर तुमने मेरे दूसरे भाई को बहकाने की कोशिश की लेकिन उसके द्वारा अस्वीकार कर दी गई? या क्या ये वैसा ही है जैसा तुमने कहा, मेरे दूसरे भाई ने तुम्हें बिना किसी कारण के धक्का दिया और तुम्हारे लिए पर्याप्त कोमल भावनाएं नहीं रखीं? तुम ये भी जानती हो कि यह मामला बेतुका है। जब तुमने इसे बनाया तो तुमने क्यों नहीं सोचा कि यह तुम्हें शर्मिंदा करेगा और तुम्हें मंच छोड़ने में असमर्थ बना देगा? ज़ारा ने बहुत जल्दी और व्यंग्य से कहा, एक लड़की के रूप में आत्मसम्मान और आत्मसंयम सबसे बुनियादी होना चाहिए, है ना? अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करती, तो तुम दूसरों से सम्मान करने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? मेरा दूसरा भाई एक सज्जन है। उसने तुम्हें केवल दूर धकेला और डांटा। ये पहले से ही सबसे शिष्ट काम था। अगर यह कोई और होता तो क्या तुम्हारी हालत बेहतर होती? ज़ारा ने पहले बोलने की पहल की थी और ईशा का दिमाग जल्दी से काम कर रहा था कि उन्हें कैसे खंडन करें। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, उन्होंने किनारे पर खड़ी विदेशी सुंदरता को कहते हुए सुना, मिस, क्या तुम अपनी नाक से खून नहीं पोंछना चाहती? आखिरकार हमारे शॉप में गलियारे के क्षेत्र में हर जगह सर्वेलांस कैमरा लगे हैं और इतने सारे लोग देख रहे हैं। क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती? जब ईशा ने यह सुना तो उन्हें अचानक अपनी नाक की नोक पर गीलापन याद आया। उन्होंने पहुंचकर उसे छुआ और अचानक चक्कर आने लगा। ईशा ने हल्का सा सिर हिलाया और जागने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ और पैर ठंडे थे और उनका शरीर कमजोर था। यह अत्यधिक रक्तस्राव का एक संकेत था। ईशा ज़ारा से लड़ना चाहती थीं, लेकिन उन्हें फिलहाल इसे एक तरफ रखना पड़ा। आखिरकार उनके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। उन्होंने लिली का पैर पकड़ने के लिए पहुंची और कमजोरी से कहा, क्या तुम इस जगह की बॉस हो? तुम्हें मुझे बचाना होगा। मेरे लिए एक एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। मुस्कुराते हुए उन्होंने पीछे के वेटर को उन्हें उठाने में मदद करने का इशारा किया। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी, ठीक है मिस, चूंकि तुम मिस ज़ारा की दोस्त हो, तुम लानवी की मेहमान भी हो। मैं तुम्हारे लिए एक एम्बुलेंस बुलाऊंगी। अपनी आंखें बंद करो और फिलहाल आराम करो। अब और बात मत करो, ठीक है? ईशा को सहज रूप से लगा कि बॉस के शब्द थोड़े अजीब थे, खासकर जब उन्होंने दोस्त का उल्लेख किया। वह फंस गईं और बहुत दबी हुई महसूस की। हालांकि उनका भ्रमित दिमाग और घबराया हुआ दिल उन्हें बता रहा था कि उनके पास किसी और चीज़ की परवाह करने का समय नहीं था। उनका जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था। लिली द्वारा लाया गया डॉक्टर ने जल्दी से जुमा की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ गलत नहीं मिला।
उठने के बाद उन्होंने जल्दी से कहा, मरीज की हालत बहुत असामान्य है। हम फिलहाल कारण नहीं ढूंढ सकते और हम उनका इलाज शुरू नहीं कर सकते। उनकी सुरक्षा के लिए मैं सुझाव देता हूं कि उन्हें अस्पताल भेजा जाए। जल्दी करो। जुमा ने अपने खून से सने कॉलर पर दबाव डाला और कमजोरी से सिर हिलाया। वह सिसकी, जल्दी करो, मुझे अस्पताल भेजो, मैं मर रही हूं। ईशा ने जुमा की हालत को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और वह भी काफी भयभीत थी। वह अपनी हालत नहीं देख सकती थी, लेकिन ये जुमा के समान थी। उनके चेहरे पीले थे और ऐसे लग रहे थे जैसे वे मरने वाली हों। एम्बुलेंस बहुत जल्दी आई। लिली ने किसी को व्हीलचेयर को धकेलने के लिए कहा और जुमा और ईशा को सीढ़ियों से नीचे ले जाना चाहती थी। ज़ारा ने जोरावर को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, जो उनके पीछे लिफ्ट में जाना चाहता था। उन्होंने धीरे से कहा, दूसरे भाई, उन्हें पहले तुम्हारे कपड़ों में मदद करने दो, फिर ऊपर प्राइवेट रूम में वापस जाओ और हमारे माता पिता के साथ रात का खाना खाओ। जोरावर की उत्सुक अभिव्यक्ति देखकर ज़ारा मुस्कुराई और कहा, दूसरे भाई, मेरी बात सुनो। उन्होंने उदासीनता और राहत के साथ जोरावर को देखा, जैसे जुमा और ईशा को अस्पताल भेजना अजीब और बेतुका था, फिर भी यह एक बहुत सामान्य बात थी। पिताजी लान्वी के बारे में लंबे समय से सोच रहे हैं। आज पर्याप्त अंतराल और मोड़ और घुमाव हुए हैं। हम उन्हें निराशा में वापस नहीं लौटने दे सकते। मुझे नहीं लगता कि जुमा और ईशा की स्थिति गंभीर है। हमारे लिए उनके लिए इतनी बड़ी मेहनत करना योग्य नहीं है। तुम वापस जाओ और पहले माँ और पिताजी को शांत करो। उन्हें बताओ कि मैंने ग्रैंड प्राइज जीता है और मुझे इनाम देखने की जल्दी है। उन्हें बताओ कि वे पहले खाएं और मेरा इंतजार न करें। जोरावर ने अपनी भौहें सिकुड़ी और असहमत में ज़ारा को देखा। उन्होंने भ्रम में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह गंभीर नहीं है? जैसे ही वह बोले, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिंदु गलत समझ लिया था, इसलिए उन्होंने जल्दी से जारी रखा, क्या तुम्हें लगता है कि माँ तुम्हारे बहाने पर विश्वास करेंगी? इसके अलावा तुम्हारे जैसी एक छोटी लड़की इस समस्या को कैसे हल कर सकती है? नहीं, मैं जाऊंगा। मैं उन्हें अस्पताल छोड़ने के बाद वापस आऊंगा। जोरावर ने हवा की एक सांस छोड़ी, बेहद निराश महसूस किया। अगर पुरानी मैडम और उनकी चाची भविष्य में निपटना मुश्किल नहीं होते, तो उन्होंने इस मामूली मामले की परवाह नहीं की होती। ये बहुत परेशान करने वाला था। ये देखकर कि जोरावर जाने वाला था, ज़ारा ने पहुंचकर उसकी स्लीव खींची। उन्होंने नाखुशी से होंठ घुमाए, लेकिन मैं तुम्हें ईशा के इतना करीब नहीं चाहती, दूसरे भाई। मैं उसे पसंद नहीं करती और मैं नहीं चाहती कि वह मेरी दूसरी भाभी बने। जोरावर दंग रह गया। क्या? शरारती लड़की ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराईं। उन्होंने शरारती ढंग से कहा, तो मुझे जाने दो। तुम एक पुरुष हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। ज़ारा की जीवंत और प्यारी मुस्कान ने उन्हें टक्कर दी, इससे पहले कि वह एक लंबे समय तक अपने होश में वापस नहीं आए। जब तक उन्होंने सोचा कि क्या कहना है, ज़ारा पहले ही लिफ्ट में कदम रख चुकी थी। उन्होंने उन पर मुस्कुराया और उन्हें वापस लौटने का इशारा किया, उन्हें चिंता न करने के लिए कहते हुए। जोरावर ने धीरे धीरे बंद हो रहे लिफ्ट के दरवाजे को देखा और उनके चेहरे पर एक कमज़ोर मुस्कान लटकी हुई थी। हल्का सा सांस छोड़ने के बाद उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उनकी बहन का स्थिति से निपटने का तरीका उत्कृष्ट था। अगर उनके माता पिता को इसके बारे में पता चलता तो वे शायद लंच नहीं कर पाते। उनके माता पिता जुमा को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें अभी भी पुरानी मिसेज हान को कुछ इज्जत देनी थी। आखिरकार उनकी चाची कोई ऐसी नहीं थी जिससे उलझा जा सके। जुमा की केवल एक बेटी थी, जूही, और वह आमतौर पर उसे एक कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखती थी। अगर उन्हें पता चलता कि उन्होंने जूही की जान की परवाह नहीं की और बस यहाँ एक पारिवारिक रात्रिभोज किया, तो वह शायद एक बड़ा हंगामा पैदा करेंगी। इसके अलावा ईशा लोगों को परेशान करने में अच्छी थी। हालांकि जोरावर उनसे नहीं डरता होगा, फिर भी मक्खियों से घिन आना बहुत परेशान करने वाला था। जोरावर जानता था कि ईशा उनके प्रति बुरी इरादे रखती थी। आज की स्थिति अद्वितीय थी। अगर वह उन्हें यहाँ छोड़ देता तो यह नैतिक रूप से अस्वीकार्य होगा। जोरावर को लगा कि ईशा से दूर रहना बेहतर था। उनकी बहन की चिंता अकारण नहीं थी। जोरावर ने अपनी छाती पर खून के धब्बे को घृणा से देखा जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा। उनकी भौहें इतनी कसकर सिकुड़ी हुई थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मक्खी को मारना चाहते थे। तुम इधर आओ, जोरावर ने अपने पीछे वेटर से कहा, क्या इन खून के धब्बों से जल्दी से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? वेटर ने एक पल के लिए सोचा और कहा, सर, इसे साफ करना आसान नहीं है। हमारे पास ग्राहकों के लिए अतिरिक्त नई शर्ट हैं। मुझे अपना साइज बताओ और मैं उन्हें तुम्हारे लिए लाऊंगा। जोरावर ने सिर हिलाया और उसे माप दिया। उन्होंने सोचा कि उनकी बहन स्मार्ट थी कि उन्हें पता था कि लान्वी के पास ऐसी एक सेवा थी। जब उन्होंने ज़ारा के बारे में सोचा तो उनके दिल में एक कोमलता की भावना महसूस हुई। इस मामले में ज़ारा ने सभी की भावनाओं और समग्र स्थिति पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने खुद को अनदेखा कर दिया था। उन्हें भी पसंद नहीं लगती थी, लेकिन उन्हें अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना पड़ा जो उन्हें नाखुश कर देगा।
वह समझदार, प्यारी और बुद्धिमान थीं। इस पल ज़ारा, जिनके दूसरे भाई प्रशंसा कर रहे थे, जुमा और ईशा के आपातकालीन बिस्तर के पीछे बैठी थीं। उन्होंने एम्बुलेंस में डॉक्टर को ठंडे तरीके से देखा जो उनके रक्तस्राव को रोकना शुरू कर रहा था। ज़ारा ने ईशा और जुमा के मौत जैसे पीले चेहरों को देखा, उनका दिल अविचलित था। अगर वह कर सकती थी तो वह अपने पिछले जीवन में उनके द्वारा बदनाम, फंसाने और इस्तेमाल किए जाने के खून के बदले को सुझाने के लिए उन दोनों से सीधे छुटकारा पाना भी चाहती थीं। हालांकि दूसरे विचार पर ज़ारा को लगा कि उन्हें इतनी जल्दी मरने देना उनके लिए थोड़ा बहुत आसान था। उनके जैसी चालाक और साजिश रचने वाली महिलाएं मरने के योग्य नहीं थीं। वह उन्हें अमानवीय दर्द का स्वाद चखने देना चाहती थीं जो उन्होंने अपने पिछले जीवन में सहा था। तभी यह निष्पक्ष होगा। अरे, यह विचित्र था। उनका रक्तचाप और दिल की दर सामान्य थे, लेकिन खून बहना क्यों नहीं रुका? ये बहुत अजीब है। एम्बुलेंस में डॉक्टर ने जुमा और ईशा के दिल की दर मॉनिटर को देखा और बहुत अजीब महसूस किया। उन्होंने एम्बुलेंस में बैठी ज़ारा को देखा और पूछा, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो कि जब उन्हें पहली बार नाक से खून बहना शुरू हुआ तो क्या हुआ? मैं एक फैसला लेने में सक्षम होऊंगा। ज़ारा ने गहरी सोच में होने का ढोंग किया और डॉक्टर को वह सब कुछ बताया जो अभी अभी हुआ था। उन्होंने डॉक्टर के संदेहपूर्ण और चिंतित चेहरे को देखा और उनकी आंखों की गहराइयों में एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा एक साधारण आपातकालीन डॉक्टर उनके माध्यम को देख सकता था तो संत घाटी चिकित्सा में उनके द्वारा बिताए गए सभी साल व्यर्थ हो जाते। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट गर्दन पर एक सुंदर सिल्वर नेकलेस पहना हुआ था। नेकलेस पर पेंडेंट एक अद्वितीय शैली का डी कट ग्रास था। पेंडेंट अंदर से खोखला था और ज़ारा आमतौर पर इसका उपयोग अपनी कुछ औषधीय पाउडर को स्टोर करने के लिए करती थीं। अभी लिफ्ट में अजीब गंध जिसे जुमा ने सूंघा लेकिन जल्दी से दूर हो गया, वह ज़ारा द्वारा बनाया गया एक विशेष पाउडर था। यह पाउडर एक व्यक्ति की नाक की श्लेष्मा झिल्ली और त्वचा को तेजी से नुकसान पहुंचा सकता था। ये रक्त प्लेटलेट्स की क्षमता को भी प्रभावित करेगा, सीधे मानव शरीर के थक्का रोधी कार्य को प्रभावित करेगा। यही वजह है कि उन्हें बिना रुके खून बह रहा था। जहां तक जोरावर के न फंसने की बात थी, ये सब जैन फैमिली के लिए ज़ारा द्वारा आमतौर पर बनाए गए भोजन के कारण था। वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए औषधीय व्यंजन और टॉनिक सूप बनाने के लिए कई कीमती औषधीय जड़ी बूटियों और सामग्रियों का उपयोग करती थीं। उनके शरीर को मजबूत करने के अलावा उनमें विषाक्त पदार्थों के शरीर पर हमला करने का विरोध करने का प्रभाव भी था। अभी अभी ज़ारा ने जुमा और ईशा पर अपनी स्किल्स का परीक्षण करने के लिए केवल थोड़ा पाउडर इस्तेमाल किया था, इसलिए यह जोरावर की शारीरिक स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। उनकी लालच और आत्मधोखे के कारण केवल जुमा और ईशा ही ज़ारा द्वारा पराजित हुईं। अगर उन्हें किसी को दोष देना था तो वे केवल खुद को दोष दे सकती थीं। यह ऐसा नहीं था कि ज़ारा ने उन्हें एक मौका नहीं दिया, लेकिन जुमा ईशा के प्रति बहुत विचारशील थी। ज़ारा उन्हें एक दावत के लिए ईमानदारी से कैसे आमंत्रित कर सकती थीं? वह किसी को भी अपने माता पिता का अच्छा मूड बर्बाद करने का मौका नहीं देंगी। तुमने जो कहा उससे मैं कुछ नहीं देख सकता, लेकिन क्या कुछ और है? उदाहरण के लिए, उन्होंने सुबह क्या खाया, उन्होंने किसके साथ संपर्क किया और क्या उन्हें कोई गंभीर एलर्जी थी? डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचा और महसूस किया कि उन्हें नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है। उन्होंने ज़ारा को देखा और धीरे से पूछा। ज़ारा ने डॉक्टर को देखने के लिए मुड़ी। मुझे उस बारे में यकीन नहीं है। मैं उनसे कुछ समय पहले मिली थी, इसलिए हम इतने करीब नहीं हैं। बहुत करीब नहीं? तुम उनके लिए कौन हो? डॉक्टर दंग थे और सहज रूप से पूछा। फिर उन्हें कुछ एहसास हुआ लगता था और जल्दी से पूछा, अगर तुम उनके रिश्तेदार नहीं हो तो तुम हस्ताक्षर नहीं कर सकती। जब हम बाद में अस्पताल में प्रवेश करेंगे तो जल्दी से वयस्कों को बुलाओ। वह मेरी चचेरी बहन है। ज़ारा ने जुमा की ओर इशारा किया और कहा। फिर उन्होंने डॉक्टर को देखा और आज्ञाकारिता से जवाब दिया, मैं जानती हूं कि मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकती। उन्हें घर कॉल करना चाहिए था और वे जल्द ही आ जाएंगे। मैं केवल उनके साथ यहां आई हूं, मैं अस्पताल के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं करूंगी। जैसे ही ज़ारा बोली, उन्होंने अपना फ़ोन बाहर निकाला और एक संदेश भेजा। फिर वह आज्ञाकारिता से वापस बैठ गईं। डॉक्टर ने सुंदर लड़की को अजीब ढंग से देखा। वह नहीं समझ पाया कि जब रेस्टोरेंट के प्रभारी में इतने सारे लोग थे तो उन्होंने एक युवती को उनके साथ क्यों आने दिया। क्या ये बकवास नहीं है? एम्बुलेंस जल्द ही रेनशिन अस्पताल के आपातकालीन कमरे में पहुंची। ज़ारा तेजी से बाहर चली और एक मध्यम गति से चिकित्सा कर्मचारियों का पीछा किया। जैसे ही उन्होंने आपातकालीन कमरे में कदम रखा, ज़ारा का फ़ोन बजा। उन्होंने इसे बाहर निकाला और इस पर नज़र डाली। जब उन्होंने अपना सिर फिर से उठाया तो उन्होंने दूरी में एक सफ़ेद कोट में सिद्धार्थ को देखा। ज़ारा दंग थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह मोहित के दोस्त को यहाँ देखेंगी। सिद्धार्थ ने भी ज़ारा को देखा और आश्चर्य में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन घायल है? ज़ारा धीरे धीरे उनकी ओर चलकर आई और उन्हें उदासीनता से देखा।
उन्होंने धीरे से कहा, मैं किसी को ला रही थी। मैं जल्द ही जा रही हूँ। तुम पहले ही जा रही हो। उन्हें अभी अभी भेजा गया है, सिद्धार्थ ने आश्चर्य में कहा। अगले पल, जब उन्होंने ज़ारा की उदासीन अभिव्यक्ति देखी तो उन्हें कुछ समझ में आया लगता था। उन्होंने बड़ी रुचि के साथ पूछा, तो जिसे यहाँ भेजा गया है वह कौन है? जैन फैमिली की चौथी मिस को व्यक्तिगत रूप से आना परेशान कर रहा है। ज़ारा को लगा कि बुद्धिमान लोगों से निपटना परेशान करने वाला था। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति चिढ़ाने वाली थी, जैसे उन्होंने कुछ महसूस किया हो। मेरी चचेरी बहन और उसकी दोस्त को अभी अभी नाक से खून बहना शुरू हुआ। उन्होंने जो कुछ भी किया वह रुक नहीं सका, इसलिए उन्होंने आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल को कॉल किया। ज़ारा ने समझाया। सिद्धार्थ ने अपना हाथ अपने सफ़ेद कोट में डाला और एक भौं उठाए। ओह, बस ऐसा ही। उन्हें जो पता था, ज़ारा एक ऐसी व्यक्ति थी जो मोहित को उनके शराबी सपने से ठीक कर सकती थी। केवल नाक से खून बहना उन्हें कैसे रोकेगा, जब तक वह इन दो लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करना चाहती थी। और क्या? ज़ारा ने एक असहाय अभिव्यक्ति डाली और पलटकर जवाब दिया। इस सिद्धार्थ को क्या मामला है? उनके चेहरे पर वह अजीब अभिव्यक्ति यह कहती लगती थी कि उनके शब्द एक समस्या थे। क्या वह अजीब लगती थी? सिद्धार्थ ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, ये कुछ नहीं है। जैसे ही वह बोले, उन्होंने अचानक एक धीमी आवाज़ में ज़ारा को सुझाव दिया, लेकिन तुम अभी थोड़ी अजीब लगती थी। एक मरीज का रिश्तेदार ऐसी एक लापरवाह और आरामदायक नज़र के साथ एम्बुलेंस से बाहर कैसे निकल सकता है ना? ज़ारा ने उन्हें ठंडे तरीके से देखा और कुछ नहीं कहा। वह पहले ही उन दोनों को जीवित रहने और अस्पताल में भर्ती होने देने में दयालु थीं। इसलिए सिद्धार्थ का वर्तमान व्यवहार ज़ारा के प्रति थोड़ा उकसाने वाला था। मेरे रवैया का तुमसे क्या लेना देना है? ज़ारा ने ठंडे तरीके से कहा। सिद्धार्थ ने अपनी भौहें उठाईं और आश्चर्य में ठंडी ज़ारा को देखा, जैसे उन्होंने समझाया, तुम वह व्यक्ति हो जिसे मेरे भाई पसंद करते हैं। मैं बस तुम्हें एक दोस्ताना रिमाइंडर दे रहा हूँ। अगर तुम्हें अपमान महसूस होता है तो मुझे बहुत अफसोस है। मैंने सोचा कि हम पहले ही दोस्त थे। क्या तुम और तुम्हारे दोस्त एक दूसरे को परखते हो और इस तरह मजाक उड़ाते हो? ज़ारा ने सिद्धार्थ से पूछा, पीछे हटने से इनकार करते हुए। दोपहर में एच सिटी में मौसम अचानक ठंडा हो गया। एक हल्की हवा चली और काले बादल उभर आए। घने बादल लोगों के सिरों के ऊपर आकाश को दबा रहे थे, जिससे उन्हें एक हल्का दम घुटने वाला और भयानक एहसास हो रहा था। सिद्धार्थ ज़ारा की कठोर और उदासीन आभा से दंग रह गया। वह एक पल के लिए रुका, इससे पहले कि उसने ईमानदारी से कहा, मेरा तुम्हें परखने का कोई इरादा नहीं था। ये सबसे अच्छा है, ज़ारा ने सिद्धार्थ को बाधित किया। जैसे ही वह उनके पास से गुजरी, उनके अधूरे शब्द उनके कानों में पड़े। मुझे लोगों का परीक्षण करना पसंद नहीं है, और मुझे उन लोगों के साथ मजाक करना पसंद नहीं है जिनसे मैं अपरिचित हूँ। भविष्य में अगर तुम सको तो तुम्हें ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए। जब सिद्धार्थ ने ज़ारा की ठंडी आवाज़ या चेतावनी सुनी तो वह हैरान रह गया। ज़ारा उनके प्रति ज़्यादा दोस्ताना नहीं लगती थी। क्या मोहित की पीछा करने में प्रगति फिर से रुक गई? ज़ारा उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? वे अजनबियों की तरह थे। चाहे जो भी हो, वे कम से कम कुछ बार एक साथ खेले थे। उन्होंने उनसे मुंह क्यों फेरा? जैसे ही सिद्धार्थ ने इसके बारे में सोचा, वह अचानक असहाय और कड़वाहट से मुस्कुराया। उन्होंने आपातकालीन कमरे के गलियारे में गायब हो रही ज़ारा की उत्कृष्ट और ठंडी पीठ को देखा। उन्होंने अजीब ढंग से अपनी नाक दबाई। ठीक है, वह केवल खुद को दोष दे सकते थे क्योंकि वह बहुत स्वाभाविक ढंग से बोले और बहुत उत्सुक थे। ज़ारा एक चरित्र वाली महिला थी। सिद्धार्थ के व्यक्तित्व और स्वभाव के साथ वह ज़ारा के साथ इस पर बहस नहीं करेंगे। वह मोहित के प्रति ज़ारा के रवैया के बारे में अधिक उत्सुक थे। क्या वह उन्हें पसंद करती थी, या उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ? डायरेक्टर सिद्धार्थ, आपातकालीन कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम तैयार हैं, कृपया जल्दी से आओ। एक नर्स गलियारे से दौड़कर बाहर आए और सिद्धार्थ पर चिल्लाए। मैं वहाँ हूँगा, सिद्धार्थ ने एक धीमी आवाज़ में जवाब दिया। ज़ारा, जो अभी अभी आपातकालीन कमरे में चलकर आई थी, आपातकालीन कमरे के बाहर अकेली चुपचाप बैठी थीं। वह अपना फ़ोन पकड़े हुए थीं और जोरावर के संदेश का जवाब दे रही थीं। लानवी वेस्टर्न रेस्टोरेंट, 11वीं मंजिल, वीआईपी एरिया। लिनन की आंखें प्राइवेट रूम के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उन्होंने सोचा कि जो दो लोग अभी बाहर गए थे वे जल्द ही वापस आएंगे, और टेबल पर व्यंजन परोसे जा चुके थे, लेकिन वे नहीं लौटे थे। क्या हो रहा था? लिनन ने खुद से बड़बड़ाया, ज़ारा को गए इतना समय हो गया। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? लगभग आधा घंटा हो गया है। और दूसरा भाई, मैंने उसे ज़ारा को रात के खाने के लिए वापस लाने के लिए कहा था। वह इतनी देर क्यों लगा रहा है? मुझे थोड़ी भूख लगी है। जैन ने टेबल पर उत्कृष्ट भोजन को घूरा और आरोप लगाते हुए लिनन को देखा। माँ, क्या तुम्हें अभी भी चिंता है कि वे लानवी में खो जाएंगे? हम पहले क्यों नहीं खाते? उन्हें जल्द ही वापस आना चाहिए।
जोरावर मलिक ने अपना फ़ोन रख दिया और परिणाम को देखा। उन्होंने खुशी से कहा, क्या जल्दी है? वे वैसे भी वापस नहीं आए हैं। मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कुछ और तस्वीरें खींचूंगा। जैन निःशब्द था। अगर उनकी माँ को यह आदत थी तो ये ठीक था, लेकिन बाहर जाकर खेलने और खाने पर तस्वीरें खींचने की यह आदत उनके पिताजी को क्यों थी? जैन ने इसके बारे में सोचा और समझ गया। उनके पिता हमेशा उनकी माँ का पालन करते थे, इसलिए उन्हें पालन करना क्यों पड़ेगा, ये समझना मुश्किल नहीं था। हालांकि उन्हें फिर से एक मुंह भर डॉग फूड खिलाया गया लगता था। जैन को इतनी भूख लगी थी कि वह लगभग अपना होश खो रहे थे। वह किस बकवास के बारे में सोच रहे थे? वैसे ज़ारा को गए बहुत समय हो गया है। क्या उसने कोई बड़ा इनाम जीता? जोरावर मलिक ने संतुष्टि में तस्वीरों को देखा और लिन एन से पूछने के लिए अपना सिर उठाया। लिन एन मुड़ी और उन्हें देखा और सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं कॉल करूंगी और पूछूंगी। ज़रूरत नहीं, माँ। उसने अभी अभी नीचे एक बड़ा इनाम जीता। वह इतनी खुश है कि वह शॉप के लोगों के साथ इनाम देखने गई है। जोरावर अभी अभी दरवाजे से चलकर आया था जब उन्होंने लिन एन के शब्द सुने और जल्दी से समझाया। क्या? लिन एन ने उलझन में पूछा। जोरावर अपनी सीट पर वापस बैठ गया और शांत होने का ढोंग किया। चलो पहले खाते हैं और उनका इंतजार नहीं करते। लिन एन ने असामान्य जोरावर को देखा और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ पूछा, उसने हमें क्यों नहीं बताया? नहीं, ये सही नहीं है। यह उनके काम करने का तरीका नहीं है। हाँ, छोटी बहन इस तरह चीज़ें नहीं करती। वह हमें बिना किसी स्पष्टीकरण के यहाँ कैसे छोड़ सकती थी? जैन ने जोरावर को देखा और भ्रम में पूछा। जुमा, जो लोगों की भावनाओं में बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था, उसने देखा कि जोरावर अचानक सहज रूप से अपने होंठ चाटने लगा। उसने अपने दूसरे भाई की ओर इशारा किया और चिल्लाया, दूसरे भाई, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तुम बच्चे थे तब से घबराए होने पर अपने होंठ चाटना पसंद करते थे। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जोरावर थोड़ा निःशब्द था। अगर उनका भाई बहुत बेवकूफ़ था तो उन्हें क्या करना चाहिए? वह उसे मारना चाहता था। क्या हो रहा है? मुझे ठीक से बताओ, जोरावर मलिक ने शांत ढंग से कहा। तीनों ने जोरावर को देखा और दृश्य अचानक शांत हो गया। जोरावर निःशब्द था। इस तरह के अदृश्य मानसिक दबाव के तहत जोरावर ने आखिरकार समझौता करने का चुनाव किया। वह जानता था, ये छोटी चालें और झूठ जोरावर मलिक और अन्य से नहीं छिपाए जा सकते थे। जोरावर ने एक लंबी सांस छोड़ी और स्पष्ट रूप से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने त्योरी चढ़ाई और जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे दोहराया। उन्होंने बहुत असहाय महसूस किया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें साफ होना था तो ऐसा ही होगा। अब जब उन्होंने उन्हें सच्चाई बता दी थी तो वह अधिक आराम से महसूस करेंगे। एम्बुलेंस द्वारा जुमा और ईशा को ले जाने के बाद वे मरीज के परिवार को कॉल करेंगे। शायद उनकी चाची और आन परिवार पहले ही दौड़कर आ चुके होंगे। लिनन ने अपने बेटे के शब्द सुने और त्योरी के साथ खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, ये सही नहीं लगता, मैं चिंतित हूँ। उन्होंने जोरावर मलिक को देखा और जारी रखा, तुम लोग खाओ, मैं जाकर देखना चाहती हूँ। खाने का क्या मतलब है? चलो हम भी जल्दी से चलते हैं। जैन भी अचानक खड़ा हो गया और किनारे के कपड़े उठाए। जब वह अकारण होने पर भी तर्क वितर्क करती है तो चाची के व्यक्तित्व के साथ मुझे डर है कि मेरी बहन के लिए किसी को भेजना अच्छा नहीं होगा। आज के नायक जोरावर मलिक पहले ही उठ चुके थे और अपने कपड़े पहन चुके थे। जब उन्होंने सभी को उन्हें देखते हुए देखा तो उन्होंने अजीब ढंग से कहा, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? चलो। जोरावर ने अपने दिल में एक गर्म भावना महसूस की जब उन्होंने अपने परिवार को जाते हुए देखा। सभी ज़ारा से प्यार करते थे। वे परिवार थे। इस दुनिया में शायद केवल दो तरफा प्यार ही लंबे समय तक चल सकता है। सभी एक दूसरे की परवाह करते थे, इस बात की परवाह नहीं करते थे कि कौन किसका बोझ था या कौन किसके लिए परेशानी पैदा कर रहा था। वे एक दूसरे की देखभाल करते थे और समर्थन करते थे। परिवार यही था। जोरावर को लगा कि उन्होंने ज़ारा के सुझाव पर केवल इसलिए सहमति व्यक्त की क्योंकि उन्होंने चीज़ों को ज़्यादा सोच लिया था। उनके पिता उस तरह के व्यक्ति नहीं थे जो अपने बच्चों से ज़्यादा एक भोजन की परवाह करेंगे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार किया था। जोरावर खड़ा हो गया और उनके पीछे चला गया। उनकी बहन की योजना बर्बाद हो गई लगती थी, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी बहन और भी खुश होगी। जब जैन कमरे से बाहर निकला तो उसने खास तौर पर सर्विस स्टाफ को निर्देश दिया कि भोजन को पैक करने में मदद करें जिसे नहीं छुआ गया था। वेटर ने ग्राहक को देखा जो बिना पीछे देखे चले गए और भ्रमित थे। उन्होंने खुद से बड़बड़ाया, सर, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम अपने ग्राहकों के लिए कभी पैक नहीं करते? हालांकि दूसरे विचार पर उन्हें लगा कि उन्हें इस मामले के बारे में मैनेजर को सूचित करना चाहिए। आखिरकार ये मेहमान सुपर सदस्य थे। उनके लिए एक नज़ीर बनाना असंभव नहीं था। लिली, जो अपने ऑफिस में बैठी थीं, ने अपने अधीनस्थ से रिपोर्ट सुनी। बिना किसी ठहराव के उन्होंने कहा, उन्हें पैक करने में मदद करो। कृपया इसे एक थर्मल बॉक्स में रखो और जैन फैमिली को भेज दो।
इसे ठंडा मत होने दो। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई नियम या नज़ीर नहीं है, मैनेजर ने जल्दी से कहा, दंग होकर। अब है, जल्दी करो, लिली ने ठंडे तरीके से कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बॉस जैन फैमिली की इतनी परवाह करेंगी और प्यार करेंगी। ऐसा लगता था कि बॉस का परिवार भी उनसे बहुत प्यार करता था। लानवी की बॉस की प्रिय शिष्य और भारत में लानवी रेस्टोरेंट की प्रभारी व्यक्ति के रूप में उनके लिए प्रभारी व्यक्ति को भोजन पहुंचाना क्या गलत था? भले ही कोई नज़ीर नहीं था, क्या इसे तोड़ना स्वीकार्य नहीं होगा? ये कितनी बड़ी बात थी। लिली और ज़ारा के लिए ये वास्तव में विचार करने योग्य कुछ नहीं था। हालांकि मैनेजर के लिए यह एक अभूतपूर्व घटना थी। 3S के सदस्य अहंकारी थे। वे स्वतंत्र थे और नज़ीर न होने पर भी एक नज़ीर बनाना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से ज़ारा को नहीं पता था कि लिली ने उनके लिए सब कुछ किया था। इस पल वह रेनशिन अस्पताल के सीढ़ी कंपार्टमेंट में खड़ी थीं, भावहीन ढंग से अपने अधीनस्थ की जुमा और ईशा की स्थिति पर रिपोर्ट सुन रही थीं। मिस, उनकी हालत धीरे धीरे बेहतर हो रही है। तुमने इस बार औषधीय पाउडर की खुराक बहुत कम इस्तेमाल की थी, इसलिए जब तक उन्हें अस्पताल भेजा गया असर पहले ही खत्म हो चुका था। अगर तुम्हें मुझसे कुछ करवाना है तो मैं। झांग ताओ ने अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्वक ज़ारा के बगल में खड़ा रहा जैसे ही उन्होंने धीरे से कहा, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उन्हें मारना चाहती थी तो उन्हें जीवित अस्पताल नहीं भेजा जाता। ज़ारा ने उन्हें बाधित किया। गोपनीयता के लिए ज़ारा ने विशेष रूप से निर्देश दिया, बस किसी और को पता न चलने देना। उन्हें अस्पताल में फंसाए रखो और मेरे संदेश का इंतज़ार करो। ठीक है मिस, झांग ताओ ने जवाब दिया। उन्होंने ज़ारा को चमकीली आंखों से देखने के लिए अपना सिर हल्का सा उठाया और सम्मानपूर्वक मुस्कान के साथ जारी रखा, असल में आपको चिंता नहीं करनी है। सामान्य चिकित्सा मशीनें आपके द्वारा विकसित पाउडर का पता नहीं लगा सकती। अस्पताल केवल यही सोचेगा कि मरीज के प्रतिरक्षा प्रणाली में कुछ गलत है और उन्हें पता नहीं चलेगा कि यह जहर है। ज़ारा ने हल्का सा सिर हिलाया। यह अच्छा है। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने झांग ताओ को देखने के लिए मुड़ी और कहा, मैं आज सिर्फ इसके लिए नहीं हूँ। मुझे आत्मा भक्षण ब्यूरो के बारे में कुछ जांच करने में मदद करने के लिए संगठन के सूचना चैनल की ज़रूरत है। जब झांग ताओ ने आत्मा भक्षण ब्यूरो का नाम सुना तो उन्होंने अपना सिर उठाया और ज़ारा को चमकीली आंखों से देखा। अपनी पहचान छिपाने के लिए ज़ारा संगठन से शायद ही संपर्क करती थी। वह कई महीनों से अंडरवर्ल्ड गेट के दूसरे स्तर पर सेवानिवृत्त हो चुकी थीं। कुछ महीने पहले जब डार्क लाइफ गेट के गेट मास्टर ने सुना कि वह फ्रंटलाइन से हटना चाहती हैं तो वह बहुत अनिच्छुक थे। ज़ारा संगठन का मुख्य आधार थी, उनके बिना डार्क लाइफ गेट एक हाथ खो देने जैसा था। हालांकि ज़ारा के पास कुछ ऐसा था जिसे वह पूरा करने के लिए निर्धारित थीं। कोई उन्हें रोक नहीं सकता था, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड गेट के उच्च पद वाले नेता भी नहीं। सेक्ट लीडर प्रतिभाओं को मूल्य देते थे और स्वाभाविक रूप से ज़ारा जैसे एक व्यक्ति को संभाल कर रखते थे। उन्हें दूसरे स्तर पर सेवानिवृत्त होने से रोकना असंभव था। ज़ारा ने संगठन से मदद मांगने के लिए पहल की। अगर सेक्ट मास्टर को इसके बारे में पता चलता तो वह शायद बहुत खुश होते। झांग ताओ उत्साहित थे जैसे उन्होंने इसके बारे में सोचा। मैं मिस के आदेशों का पालन करूंगा। झांग ताओ एक घुटने पर झुक गए और सम्मानपूर्वक कहा। झांग ताओ रेनशिन अस्पताल के आपातकालीन विभाग के उप मुख्य चिकित्सक थे। फिर भी उनकी गुप्त पहचान अंडरवर्ल्ड गेट की 8 प्रमुख शाखाओं के युवा गेट मास्टर की थी। बाद वाला सूचना चैनलों के प्रभारी थे। ज़ारा अंडरवर्ल्ड गेट के 3 महान हत्यारों की नेता थीं। उनका उपनाम शांत था। वह अंडरवर्ल्ड गेट के हत्यारों में एक किंवदंती हुआ करती थीं। वह एक अविनाशी और श्रेष्ठ अस्तित्व थीं। संगठन के सूचना और रसद विभाग के प्रमुख के रूप में झांग ताओ ने हमेशा हत्यारे शांत की प्रशंसा की थी। वह आज ज़ारा से मिलने में अत्यधिक सम्मानित और उत्साहित थे। उनकी शांति और आत्मनियंत्रण अभी उनके ज़बरदस्त दिखावे का परिणाम था। मैंने आत्मा भक्षण खेल का स्रोत ढूंढ लिया है, लेकिन मैं इसके सटीक स्थान का निर्धारण नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जानकारी भेज दूंगी और तुम किसी को मेरी मदद करने के लिए कह सकती हो ताकि गहराई से खोद सकें। मैं इस बदबूदार संगठन के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। जैसे ही तुम्हें कोई खबर मिले मुझे सूचित करना। ज़ारा ने भावहीन ढंग से अपने फ़ोन पर झांग ताओ को जानकारी भेज दी। झांग ताओ ने अपने फ़ोन की कंपन महसूस की। उन्होंने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ ठीक है, तुम उठ सकते हो। घुटने टेके मत रहो। ज़ारा ने उन्हें देखा और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। झांग ताओ खड़े हो गए और ज़ारा को देखा। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और पूछा, मिस, तुम हमारे डायरेक्टर सिद्धार्थ से कैसे मिलीं? मैंने अभी तुम्हें आपातकालीन कमरे के प्रवेश द्वार पर उनसे बात करते हुए देखा। ज़ारा हल्की सी हैरान थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांग ताओ ने अभी अभी जो हुआ वह देखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए ज़ारा ने समझाया, मैं एक दोस्त की दोस्त हूँ। मैं बहुत करीब नहीं हूँ। झांग ताओ ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। ज़ारा ने समय देखा। देर हो रही थी।
उन्हें अपने माता पिता से मिलने के लिए लानवी वापस जाना था, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ और सरल निर्देश दिए और चली गईं। इस पल उनके संबंधित परिवार के सदस्यों ने जुमा और ईशा को घेर लिया, जो एक ही वार्ड में लेटे थे। उनका रक्तस्राव रोक दिया गया था, लेकिन वे थके और दयनीय लग रहे थे क्योंकि अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था। जुमा ईशा के किनारे थीं। वह पहले ही थोड़ी देर रो चुकी थीं। उनकी आंखें लाल थीं जैसे उन्होंने जुमा की हालत का सिद्धार्थ का विवरण सुना। उनकी नाजुक और मतलबी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। कारण अस्थायी रूप से अज्ञात होने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुनने के लिए इतना पैसा खर्च किया? तुम ही हो जो अक्षम हो और पता नहीं लगा सकते, और तुम इस सिटी का पहला अस्पताल होने का दावा करते हो। मुझे लगता है कि तुम बस हमें धोखा दे रहे हो। जैसे ही वह बोली, उन्होंने सिद्धार्थ को देखा, जिसका चेहरा भद्दा था, और अपनी भौहें उठाईं। क्या गलत है? क्या तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो? ठीक है, हमारी बेटी की बीमारी का डॉक्टर से क्या लेना देना है? तुम उस पर क्यों गुस्सा हो रही हो? झांग तिंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और जुमा को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। उन्होंने सिद्धार्थ को पहचाना। वह सी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था और कोई ऐसा था जिसे वह नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि जुमा, जो हमेशा अभिमानी और दबंग रही थी, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने पति को घूरा और कड़ाई से डांटा, तुम कचरे के टुकड़े! तुम केवल मेरे सामने कराहने की हिम्मत करते हो। तुम्हें रखने का क्या फ़ायदा है? यह उनके अस्पताल की गलती थी जो अक्षम थे, तो मैं कुछ शब्द क्यों नहीं कह सकती? जुमा आज सुबह ठीक और चल रही थी जब वह गई। कुछ घंटों के बाद वह ऐसी कैसे हो गई? ये किस तरह का घटिया अस्पताल है? वे बीमारी का कारण भी नहीं ढूंढ सकते। तुम कचरा हो। जुमा गुस्से से पागल हो गई लगती थी। उन्होंने झांग तिंग को पकड़ा और डांटा। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि वार्ड में सभी ने त्योरी चढ़ाई। सिद्धार्थ ने उन्हें उदासीनता से देखा और अपने हाथ में फाइल रख दी। उन्होंने ठंडे तरीके से कहा, चूंकि इस परिवार को रेनशिन के चिकित्सा कौशल पसंद नहीं है, तुम अपनी बेटी को ले जा सकती हो और जा सकती हो। अस्पताल में कोई नियम नहीं है जो लोगों को खरीदने या बेचने के लिए मजबूर करते हैं, और वे मरीजों और उनके परिवारों के गुलाम नहीं हैं। सभी बराबर हैं। जुमा की बीमारी का कारण वास्तव में अज्ञात है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जल्दी जाओ। वार्ड में अन्य चिकित्सा कर्मचारियों ने सिद्धार्थ के शब्द सुनकर आखिरकार थोड़ा बेहतर महसूस किया। डायरेक्टर सिद्धार्थ महान थे, ये सही है। जब इस मरीज का परिवार का सदस्य वार्ड में प्रवेश किया तो उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया और गाली दी। उन्होंने यहाँ तक कि उन्हें दिन के बीच में लाइटें चालू नहीं करने के लिए डांटा। क्या वह अनुचित नहीं थी? वे इतने लंबे समय से अस्पताल में थे, लेकिन ये पहली बार था जब वे एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति से मिले थे। जो नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि उनके परिवार का पूरा अस्पताल मालिक था। उनका घमंडी और तानाशाही चेहरा लोगों को असहज महसूस कराता था। वह किसका कर्जदार था? उनके डिपार्टमेंट डायरेक्टर अभी भी सबसे वीर थे। उनका तेज मुंह हमेशा अजेय रहा था और इसने बस लोगों का गुस्सा निकाला। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? जुमा ने त्योरी चढ़ाई और एक उच्च पिच आवाज में पूछा। सिद्धार्थ भी इस तरह के व्यक्ति पर निःशब्द थे। उन्होंने दूर देखा, उस बदसूरत चेहरे को अब और नहीं देखना चाहते थे। फिर उन्हें वह दृश्य याद आया जहां ज़ारा जल्दी में चली गई थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उन्हें यहां भेजने के बाद खिसक गईं। तो ये कारण था। जुमा एक कुत्ते की खाल की तरह थीं। वह जिसे देखती थीं उससे चिपक जाती थीं। इससे ज़्यादा दर्द नहीं होता था, लेकिन ये घिनौना था। उन्होंने सुना था कि जैन फैमिली की बच्चों की पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं था, खासकर यह जुमा जो सबसे उत्कृष्ट थीं। अब जब उन्होंने उन्हें देखा था तो वह अपने नाम के योग्य थीं। मेरा मतलब शाब्दिक रूप से है, सिद्धार्थ ने ठंडे तरीके से कहा, जैसे उन्होंने कैजुअली चिकित्सा रिकॉर्ड एक नज़दीकी डॉक्टर को फेंक दिया। उन्होंने अपनी बाहों को क्रॉस किया और शांत ढंग से कहा, इस मरीज के परिवार को अस्पतालों में स्थानांतरित करने में मदद करो। वे जहां चाहें जा सकते हैं। एक दयालु दिल इतने महान बुद्ध को नहीं रख सकता। जुमा ने ये सुना तो वह तुरंत विस्फोट हो गईं। वह अचानक खड़ी हो गईं और गुस्से से चिल्लाया, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें लगता है कि जैन फैमिली सी फैमिली से डरती है? स्थिति अच्छी नहीं देखकर आन परिवार अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता था। मैडम आन के चेहरे पर एक मानक भ्रमित मुस्कान थी और उन्होंने उन्हें सांत्वना देने के लिए अपनी आवाज़ खींची, अरे मिसेज झांग, तुम ये क्यों कह रही हो? हम यहाँ अपने बच्चे का इलाज करने आए हैं। तुमने डॉक्टर के साथ झगड़ा क्यों किया? मैं जानती हूँ कि तुम जुमा की हालत के बारे में चिंतित हो, लेकिन रेनशिन अस्पताल अभी सबसे अच्छा विकल्प है। चलो अपनी बीमारियों को नहीं छिपाते, इलाज से बचते हैं और डॉक्टर की बात सुनते हैं। क्या यह अच्छा है? जैसे ही मैडम आन बोली, उन्होंने जुमा को उनकी कुर्सी पर वापस खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। झांग तिंग ने भी जुमा को चिंता से भरे चेहरे के साथ देखा। उनकी भौहें इतनी कसकर सिकुड़ी हुई थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मक्खी को कुचलना चाहते थे। उन्होंने ईमानदारी से कहा, जुमा अभी तक जागी नहीं है।
यह मदद करेगा अगर तुम उसे एक अच्छा आराम करने दो। जहाँ तक जांच की बात है, हम बाद में इस पर बात कर सकते हैं। जब जुमा ने ये सुना तो उन्होंने 2 गहरी सांसें लीं और अपनी महंगी पोशाक ठीक की, जैसे वह आखिरकार शांत हो गई थीं। मैं अपनी बेटी के कारण तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगी। सिद्धार्थ को उनकी बकवास सुनने की परवाह नहीं थी। उनके सफ़ेद कोट का कोना हवा में फड़फड़ाया और उन्होंने तिरस्कार से उन पर देखा। उन्हें जुमा की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके जैसी कोई इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी सकती है। ये भगवान की गलती थी कि उन्हें मौत तक नहीं पीटा गया। ये देखकर कि सिद्धार्थ जाने के लिए मुड़ गए थे, जुमा फिर से गुस्सा होने वाली थीं। हालांकि उन्हें शाप देने से पहले दरवाजे के बाहर की आवाज़ों ने उन्हें बाधित कर दिया। वे किस बारे में झगड़ रहे हैं? आवाज़ दूर से सुनाई दे सकती है। झांग ताओ ने अपने चश्मे ठीक किए और सिद्धार्थ को एक नज़र दी, जिसने कहा, यह मुझ पर छोड़ दो। उन्होंने जुमा को एक चालाक और दोस्ताना मुस्कान के साथ देखा। सिद्धार्थ ने झांग ताओ को हल्का सा सिर हिलाया और मंच छोड़ दिया। जुमा ने झांग ताओ को देखा और पूछा, तुम कौन हो? झांग ताओ मुस्कुराया और खुद का परिचय दिया। उन्होंने जुमा के पीले और कमज़ोर चेहरे को देखा। उनकी आंखों में एक गहरा भाव चमका, लेकिन यह इतनी जल्दी गायब हो गया कि किसी ने इसे नोटिस नहीं किया। ये डॉक्टर कोमल था और बातचीत में आसान था, इसलिए जुमा ने फिर से अपने ऊपर का भाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी दूसरे डॉक्टरों से सुना था और स्पष्ट रूप से कहा, मैंने सुना कि जुमा ही थी जिसने जुमा और ईशा को अस्पताल लाया। वह कहाँ है? वह क्यों नहीं दिखी? क्या वह अपराधी महसूस करके भाग गई? झांग ताओ ने दंग होने का ढोंग किया। तुम उस दयालु व्यक्ति के बारे में बात कर रही हो जिसने मरीजों को यहाँ लाया? वह पहले ही चली गई हैं। क्या? चलो चलते हैं। मैंने अभी तक उनसे पूछा भी नहीं कि क्या हो रहा है, और वह भाग रही है। वह कब चली गई? मैं जाऊंगी और उसे पकड़ूंगी। जैसे ही जुमा बोली, वह जल्दी से उठ गईं और जाने वाली थीं। उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि इस मामले का जुमा से कुछ लेना देना था। एच सिटी इतना बड़ा था और इतने सारे रेस्टोरेंट थे, वे जुमा से मिलने कैसे लगे? उन्होंने कहा कि जुमा दयालु थी कि यंगलुओं को बचाया। वह कभी विश्वास नहीं करेंगी। वह छोटी बिच जुमा इतनी दयालु कैसे हो सकती थीं? जुमा ने मन ही मन सोचा। इसके अलावा यंगलुओं की बीमारी इतनी अजीब और भयंकर थी। क्या इसका जुमा से कोई लेना देना नहीं था? वह विश्वास नहीं करेंगी। यह मामला अजीब था और नियंत्रण का दायरा विशाल था। यह एक उत्कृष्ट अवसर था। अगर वह इसे अच्छी तरह से चला सकती थीं और जुमा को दोष दे सकती, तो उन्हें डर नहीं होगा कि जोरावर मलिक अपनी अच्छी बेटी की मदद करने नहीं आएंगे। जब वह समय आएगा तो उनके पास स्वाभाविक रूप से पुरानी मैडम को अपने पक्ष में खड़ा करने का एक तरीका होगा। पुरानी मैडम को शुरुआत में ही उनके तीसरे भाई पसंद नहीं थे। अगर वह इस स्थिति को जारी रहने देती तो क्या उन्हें भविष्य में पुराने जैन फैमिली से सब कुछ छीनने वाले जोरावर मलिक से डरने की ज़रूरत होगी? वह चाहते थे, लेकिन पुरानी मैडम अनुमति नहीं देंगी। तुम उसे ढूंढने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या मरीज की हालत अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है? झांग ताओ ने भ्रमित होने का ढोंग किया। जुमा के पैर रुक गए और उन्होंने उसे देखा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या झगड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का एक जन्मजात रोग है और यह किसी भी बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता। झांग ताओ ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे वह एक निर्दोष राहगीर के लिए बोल रहे थे। क्या तुम्हारी बेटी की कोई पिछली चिकित्सा रिपोर्ट है? क्या वह अभी भी वहाँ है? क्या तुम्हारे परिवार में बूढ़े आदमी को आनुवंशिक रोगों का कोई इतिहास था? क्या तुम्हें कोई वंशानुगत हीमोफीलिया या कुछ और है? झांग ताओ ने एक कलम और कागज लिया और उनके चिकित्सा इतिहास के बारे में पूछा। जुमा और झांग तिंग उनके गंभीर रूप से चौंक गए और उनके चेहरे फीके पड़ गए। डॉक्टर का सवाल कुछ अच्छा नहीं लगता था, है ना? जुमा आज्ञाकारिता से वापस बैठ गईं और झांग ताओ को ऊपर देखा। उन्होंने सावधानी से याद किया कि परिवार में किसको एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक रोग का सामना करना पड़ा था। झांग तिंग इतने घबराए हुए थे कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उनकी केवल एक बेटी थी, जुमा। वह नहीं चाहते थे कि उसे कुछ हो। जुमा जैन फैमिली के साथ उनके संबंध की कुंजी थीं। झांग ताओ ने माता पिता को देखा, जिनके विचार थे, और एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ उनके सवालों का जवाब दिया। वह गुप्त रूप से हंस पड़ा। उनकी क्षमताओं के साथ इन लोगों को नीचे ले जाना और शांत द्वारा उन्हें दिए गए मिशन को पूरा करना इतना मुश्किल नहीं लगता था। आन फैमिली ने उपनिदेशक के गंभीर रूप को देखा और डर गए। उनकी आनी भी उसी उम्र की थी। क्या उसे भी कोई अजीब बीमारी थी? अस्पताल वार्ड में झांग ताओ शांत की ओर से लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। रेनशिन अस्पताल के प्रवेश द्वार पर ज़ारा को जैन फैमिली ने रोक दिया था, जो अभी अभी पहुंचे थे। ज़ारा को उम्मीद नहीं थी कि उनका परिवार उन्हें अस्पताल तक पीछा करेगा। उन्होंने यहाँ मामले को पहले ही सुलझा लिया था। झांग ताओ के आसपास होने पर जुमा और आन फैमिली के पास शायद उन्हें परेशान करने का समय नहीं होगा।
वह अपना ध्यान अन्य चीज़ों पर केंद्रित कर सकती थीं। ज़ारा ने अपने माता पिता की नाखुश अभिव्यक्ति और जोरावर को देखा। उन्होंने उनसे चुपचाप पूछा, क्या हो रहा है? क्या हमने इस पर सहमति नहीं की? जोरावर ने थोड़ा अपराधी महसूस किया और बिना कुछ कहे अपना सिर घुमा लिया। उनकी बहन को अपने सामने खड़ी, सुरक्षित और स्वस्थ देखकर उनका दिल शांत था। लिनेन ने आगे और पीछे चल रहे लोगों को चारों ओर देखा, ये बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। उन्होंने आह भरी और पूछा, जुमा को अंदर भेजा गया है? ज़ारा ने सिर हिलाया और आज्ञाकारिता से मुस्कुराई। ये सही है, माँ। चाची पहले ही यहाँ हैं। हमें कुछ और नहीं करना है। चलो घर चलते हैं। लिनेन जुमा के मामलों की परवाह करने के लिए परेशान नहीं थीं। वह इतनी दयालु और उदार नहीं थीं। जुमा ने अतीत में ज़ारा को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और उन्हें ये सब याद था। अगर जोरावर मलिक नहीं होते तो वह उन चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं जाने देती। वह दौड़कर केवल इसलिए आई क्योंकि उन्हें चिंता थी कि जुमा ज़ारा को परेशान करेगी। उन्हें राहत मिली जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ठीक थी और उनके सामने खड़ी थीं। समय समय पर दबी हुई गरज आकाश में चमकती थी और हवा अधिक से अधिक चिपचिपी और गर्म हो रही थी। ऐसा लगा कि भारी बारिश जल्द ही आएगी। जोरावर मलिक ने अंधेरे आकाश को ऊपर देखा और कहा, चूंकि यह सब सुलझ गया है, चलो घर चलते हैं। ऐसा लगता है कि आज भारी बारिश होगी। लिनेन ने जोरावर मलिक पर नज़र डाली और सिर हिलाया। ये सच है, चलो जल्दी से घर चलते हैं। अगर हम बाद में सड़क पर भारी बारिश का सामना करते हैं तो ये सुरक्षित नहीं है। स्वाभाविक रूप से ज़ारा ने आपत्ति नहीं की। वह आज्ञाकारिता से जैन फैमिली के पीछे चलीं और अपने दूसरे भाई की कार में बैठ गईं। उन्होंने आज सुबह 2 वाहन चलाए थे। ज़ारा जोरावर के साथ सामने की यात्री सीट पर बैठी थीं। ये देखकर कि उनके माता पिता की कार पहले ही शुरू हो चुकी थी और चली गई थी, उन्होंने अपना सिर घुमाया, अपने होंठ घुमाए और कहा, क्या मैंने तुम्हें उन्हें स्थिर करने के लिए नहीं कहा था? तुम उन्हें साथ क्यों लाए? दूसरे भाई, तुम बहुत भरोसेमंद नहीं हो। मैं मासूम हूँ। जोरावर के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर तेजी से थे। उन्होंने मासूम होने का ढोंग किया और कहा, मुझे पता था कि तुम्हारा बहाना काम नहीं करेगा। मैंने बस अपना मुंह खोला और माँ ने मुझे देख लिया। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। दूसरा भाई वास्तव में हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी अभिनय कौशल बहुत खराब थे और माँ और मैंने उन्हें एक नज़र में देख लिया। बहन, तुम्हें यह नहीं पता, लेकिन दूसरे भाई की अभिनय कौशल हमेशा भयानक रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरा भाई माँ के सामने झूठ बोलने में सबसे खराब है। तुम उनके लिए चीज़ें मुश्किल कर रही हो। जैन, जो कार की पिछली सीट पर बैठा था, जोरावर के शब्दों को बाधित किया और खुशी व्यक्त की। ये देखकर कि उनकी बहन द्वारा उनके दूसरे भाई पर आरोप लगाया जा रहा था, जैन का दिल जो दुनिया को अराजकता में चाहता था, वह भी जीवंत हो गया। आमतौर पर दूसरा भाई हमेशा उसे छेड़ना पसंद करता था। आज उन्हें बदला लेने का समय होना चाहिए। वह अपने दूसरे भाई पर बदला लेने वाला था। दूसरा भाई बहुत भरोसेमंद नहीं है। भविष्य में अगर तुम्हें सहयोग के लिए किसी की ज़रूरत है तो तुम तीसरे भाई को ढूंढ सकते हो। मैं एक पेशेवर हूँ। जैन ज़ारा की सीट के करीब चला गया और उत्साह से कहा। अगर जैन इतनी आसानी से जोरावर को बुली कर सकता था तो वह इन सभी वर्षों तक दूसरे भाई नहीं होता। उनकी पतली उंगलियां उनके सामने स्टीयरिंग व्हील पर थीं। एक हल्की मुस्कान के बाद उन्होंने जवाब दिया, तीसरे भाई, तुम्हारे शब्द बहुत अनुचित हैं। तुमने अभी अभी माँ और पिताजी के सामने हमारे साथ काम करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम्हें मेरा स्टेज तोड़ते हुए देखकर मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अब जब तुम अपनी बहन के सामने हो तो तुम दिखावा कर रहे हो। विलंबित सलाह। भले ही जोरावर ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर जारी नहीं रखा, उन्होंने ज़ारा को देखा और चिंतित होकर पूछा, मैंने तुम्हें अभी पूछने का समय नहीं मिला। क्या तुम अस्पताल में मेरी चाची और अन्य लोगों से मिलीं? क्या चाची और आन परिवार ने तुम्हें परेशान किया? अगर तुम्हें बुली किया गया था तो तुम्हें हमें बताना होगा। हम तुम्हें गुस्सा निकालने में मदद करेंगे। ये सुनकर ज़ारा मुनी और कार की सामने की खिड़की को देखा। एक आरामदायक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, मैं मूर्ख नहीं हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने पिछली बार उनका चरित्र देख लिया है। मैं भविष्य में ऐसा कठिन और अवांछनीय काम नहीं करूंगी। तो तुम उनसे सीधे नहीं टकराई, है ना? जैन ने उत्सुकता से पूछा। ज़ारा ने उन्हें देखने के लिए मुड़ी और मुस्कुराई, बेशक नहीं। अगर मैं उनसे टकराती तो मैं इतनी जल्दी कैसे पीछे हट सकती थी? शायद मुझे तुम्हें बचाने की ज़रूरत होगी। जुमा और ईशा को आपातकालीन कमरे में भेजने के बाद मैं तुरंत चली गई। जोरावर ने अपनी बहन के चालाक और खुश चेहरे को देखा और मुस्कुराया। ये बहुत अच्छा है, हमने पहले ही अपना हिस्सा कर लिया है। वह हमें उन चीज़ों के लिए दोष नहीं दे सकती जो उनके पास हैं। जैन, जो पिछली सीट पर बैठा था, ने सहमति में सिर हिलाया। वह हंस पड़ा और ईमानदारी से प्रशंसा की, छोटी बहन, तुम शानदार हो। तुमने एक अच्छा काम किया है।
जैसे ही जैन बोला, उसने अचानक एक धीमी आह भरी और एक निराश अभिव्यक्ति के साथ जारी रखा, अरे। हालांकि यह अफसोस की बात है कि हमारे परिवार की यह गैदरिंग सभा इतनी सुंदर थी। आज सुबह मोड़ और घुमावों से भरी रही। अंत में मुझे एक निवाला भी खाने को नहीं मिला। ज़ारा ने अपने तीसरे भाई को असहाय ढंग से देखा और सिर हिलाया। वह मुस्कुराई और सांत्वना दी, तीसरे भाई को नाखुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें भविष्य में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। जब तुम चाहो तो तुम सीधे वहां जा सकते हो। जोरावर ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और अपने मंदिर की मालिश की। उन्होंने भी महसूस किया कि आज सुबह निराशाजनक रहा है। उन्हें न केवल अजीब लोगों का एक समूह मिला, बल्कि वे लगातार 2 बार मिले। ये लेकिन अभी भी एक अच्छी बात है। जैन ने पहुंचकर ज़ारा के छोटे चेहरे को चुटकी ली जैसे वह मुस्कुराए। ज़ारा ने उनका हाथ झटक दिया और उन्हें देखने के लिए मुड़ी। उनकी शांत आंखों ने चुपचाप संकेत दिया, जल्दी बोलो। मैंने वेटर को उन सभी व्यंजनों को पैक करने के लिए कहा था जिन्हें हमने अभी तक नहीं खाया था। जब हम इसे घर पर गर्म करेंगे तो यह अभी भी खाने योग्य होगा। जैन ने गर्व से कहा। जोरावर ने अपनी गर्वित आत्मा अनुमानित बुद्धिमत्ता देखी और महसूस किया कि उनके हाथ खुजली कर रहे हैं। वह अपने भाई को एक हल्का, प्यारा स्पर्श देना चाहते थे। जब ज़ारा ने ये सुना तो वह हल्की हैरान थीं। उनके भाइयों को लानवी के नियमों के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने उनके अनुरोध में कुछ गलत नहीं सोचा। हालांकि ज़ारा ने सोचा, लानवी के टेकआउट या टेकअवे के बारे में नियम थे। उनके ग्राहक केवल मुख्य हॉल में भोजन करने का चुनाव कर सकते थे। ये कुछ ऐसा था जिसका लानवी ने हमेशा पालन किया था ताकि उनके भोजन का स्वाद और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। चूंकि तीसरा भाई इसे ले जाने को तैयार था, लिली को सहमत होना पड़ा। लिली गलत नहीं थी, उन्होंने उन्हें बहुत इज्जत दी थी। वह भविष्य में उन्हें एक सैलरी बढ़ाने के बारे में विचार कर सकती थीं। इस पल मैडम लिली को अभी भी नहीं पता था कि बॉस शिरे उनकी सैलरी बढ़ाएंगी। अगर उन्हें पता होता तो वह दौड़कर आती और ज़ारा को धन्यवाद व्यक्त करने के लिए चूमती। जैन फैमिली यार्ड में हरी भरी वनस्पति तेज हवा से बाएं और दाएं झुक रही थी। हवा बारिश की बूंदों से मिली हुई थी और वे इच्छा से गिर रही थीं। लिनन टेबल पर बैठी बाहर हवा की आवाज़ सुन रही थीं। उन्होंने खुशी से कहा, सौभाग्य से हम समय पर वापस आए, अन्यथा हमें रास्ते में बारिश ने रोक दिया होता। यह बारिश भयानक है। चाची जानकी टेबल पर खड़ी थी, व्यंजन परोसने में व्यस्त थीं। वह मुस्कुराईं और कहा, हाँ, इस बारिश के बाद यह शायद अधिक से अधिक ठंडा हो जाएगा। जोरावर अपने कमरे में गया और अपने कपड़े बदल लिए। जब वह बाहर आया तो उन्होंने अभी भी भाप निकलते स्वादिष्ट भोजन को देखा और आश्चर्य में पूछा, लगभग 1 घंटा हो गया है ना? व्यंजन अभी भी गर्म क्यों हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि लानवी विश्व प्रसिद्ध खाद्य और पेय विशाल है। उनकी डिलीवरी सर्विस को देखो, यह इतनी पेशेवर और विचारशील है। जैन ने कहा, बहुत संतुष्ट। उन्होंने पहले ही अपनी चॉपस्टिक उठा ली थी और स्वादिष्ट भोजन को घूर रहे थे। वह लंबे समय से इसे चखने के लिए उत्सुक थे। जोरावर मलिक ने अपने मूर्ख बेटे को देखा और हंस पड़े, जल्दी से खाओ, मुझे भी भूख लगी है। ज़ारा लिनन के बगल में बैठी और लिनन और जोरावर मलिक को एक एक नीला मैकरोन दिया। मैकरोन डेजर्ट का तापमान बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए ये स्वाद को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। जोरावर मलिक ने ज़ारा के कार्यों को देखा और धीरे से मुस्कुराए। अपने मैकरोन मिंट ग्रीन कोट का एक निवाला लेने के बाद उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने चिल्लाया, हम। ये मैकरोन वास्तव में स्वादिष्ट है। ये नींबू कशीदा चटनी अद्भुत थी। ये स्वादिष्ट है। अपने पिता की प्रशंसा सुनकर ज़ारा मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। जैन ने अपने पिता की हैरान अभिव्यक्ति को देखा और एक खाने की कोशिश करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसने एक उठाया और एक गलत अभिव्यक्ति के साथ ज़ारा को देखा। बहन के दिल में केवल माता पिता हैं। तुमने मेरे और दूसरे भाई के लिए एक क्यों नहीं चुना? तुम पक्षपाती हो। अरे, कृपया मुझसे बात मत करो, मेरे पास खुद के हाथ हैं। जोरावर ने जैन को देखा और पलटकर जवाब दिया। हाथ नहीं होने के लिए मजाक उड़ाए जाने पर जैन जोरावर के छेड़ने की परवाह नहीं कर सका। एक मैकरोन खाने के बाद उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया, जोरावर मलिक जैसा ही। ये स्वादिष्ट है। साधारण मैकरोन का स्वाद आमतौर पर मीठा या यहाँ तक कि ज़्यादा मीठा होता था, लेकिन ये सही था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे पश्चिमी भोजन में विशेषज्ञ हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। जैन ने अपना सिर हल्का सा उठाया और अतिरंजित ढंग से प्रशंसा की। लिनन ने भी अपनी संतुष्टि और आश्चर्य व्यक्त करने के लिए सिर हिलाना जारी रखा। आज का सारा इंतजार और तकलीफ इस मैकरोन को खाने पर उल्लेख के योग्य नहीं थी। ज़ारा, तुम्हें भी खाना चाहिए। अपने दोनों भाइयों को देखो, वे भूखे भूतों की तरह हैं। अगर तुम्हारी हाथ की गति थोड़ी भी धीमी हुई तो तुम्हें एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। लिनन ने अपने पति और दोनों बेटों को कड़ी मेहनत करते हुए देखा। उन्होंने ज़ारा की ओर मुड़ी और असहाय ढंग से मुस्कुराईं। ज़ारा भी उन पर मुस्कुराईं। वह खुश थीं।
जब तक उनका परिवार इसे पसंद करता है ये ठीक था। बस इस तरह ये थोड़ा देर से हुआ भोजन परिवार के विस्मय और आह के बीच पूरा माना गया। ज़ारा का भोजन भले ही समय के साथ ऑक्सीडाइज हो गया हो और हवा से ठंडा हो गया हो, बहुत कम लोग इसके आकर्षण का विरोध कर सकते थे। शिक्षक जेसन ने एक बार ज़ारा की अपने सही छात्र के रूप में प्रशंसा की थी। वह लानवी की सबसे युवा और सबसे शानदार हेड शेफ थीं। इस शीर्षक का मूल्य वास्तविक था और कभी कम नहीं होगा। बाहर मूसलाधार बारिश और तेज हवा जैन फैमिली के डाइनिंग टेबल पर शांति को प्रभावित नहीं कर सकी। ज़ारा ने हमेशा इस सदाबहार और गर्म भावना को संभाल कर रखा और आशा की। उन्होंने आशा की कि उनका परिवार हमेशा के लिए खुश और सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने ये भी आशा की कि वह स्थायी रूप से उनकी रक्षा कर सकती हैं और उन्हें आक्रमण या धमकी नहीं मिलने देगी। जैन फैमिली का शांतिपूर्ण और खुशहाल माहौल रेनशिन अस्पताल के माहौल से पूरी तरह से अलग था। जुमा की चिंतित नज़र के तहत जागी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने पहली चीज़ पुष्टि की कि वह अभी भी जीवित थीं। उन्होंने जुमा को देखा और पूछा, क्या मैं मर गई माँ? ये जगह कहाँ है? अपनी कीमती बेटी के थके और पीले चेहरे को देखकर जुमा का दिल दुख गया। उन्होंने पहुंचकर अपनी बेटी की कलाई पकड़ी और धीरे से कहा, मम्मी की बेबी, तुम किस बकवास के बारे में बात कर रही हो? तुम्हें केवल थोड़ा सा नाक से खून बह रहा है, खुद को डराओ मत। जब जुमा ने उनकी बातें सुनी तो उन्होंने डॉक्टर झांग ने अभी अभी जो कहा था उसके बारे में सोचा और उनका दिल उछलने से खुद को नहीं रोक सका। अगर जुमा को पता चला कि उन्हें एक असाध्य रोग है तो वह क्या करेंगी? हालांकि जांच परिणाम अभी बाहर नहीं थे और डॉक्टर झांग के शब्द बहुत चतुर थे, उनके शब्दों का अर्थ उन्हें एक बुरा एहसास देता था। जुमा अपनी माँ की पकड़ उनके हाथ पर कसते हुए महसूस कर सकती थीं। उन्होंने सनस की और कहा, माँ तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो। जुमा अपने होश में वापस आई और जल्दी से अपनी पकड़ ढीली कर दी। उन्होंने एक कोमल स्वर में कहा, मुझे माफ़ करना बेबी। मम्मी थोड़ी विचलित थीं। जुमा ने अपनी माँ को देखा जो अजीब ढंग से एक्ट कर रही थी और पूछा, क्या गलत है माँ? क्या हुआ? ईशा कहाँ है? ईशा को पहले ही तुम्हारे बगल वाले वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। वह ठीक है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जुमा ने समझाया। तो ज़ारा का क्या? क्या वह यहाँ नहीं है? जुमा ने खाली प्राइवेट वार्ड को देखा और उत्सुकता से पूछा। जब वह एम्बुलेंस में होश खो बैठी थी तो उन्होंने ज़ारा को देखा था। वह अब यहाँ क्यों नहीं थी? जुमा ने त्योरी चढ़ाई और जुमा को कड़ाई से देखा। मुझे लानवी रेस्टोरेंट में जो हुआ वह सब कुछ बताओ। जुमा की अभिव्यक्ति से डर गई थीं। उन्होंने डरते हुए सिर हिलाया और जुमा को लानवी में ज़ारा और जोरावर के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया। जुमा की कहानी सुनने के बाद जुमा की त्योरी गहरी हो गई। उन्हें कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली, नहीं वह ज़ारा को फंसाने या आरोप लगाने के लिए कोई बहाना ढूंढ सकी। ज़ारा और जोरावर ने आपातकालीन नंबर पर कॉल किया। ज़ारा ने यहाँ तक कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इलाज के लिए अस्पताल भेजा और पहले चिकित्सा खर्च का भुगतान करने में मदद की। ऐसा लगा जैसे वह एक दयालु और मासूम व्यक्ति थी जिन्हें अतीत के द्वेष की परवाह नहीं थी। हालांकि चूंकि जोरावर शुरुआत से अंत तक शामिल थे तो वह उनके साथ क्यों नहीं आए? यह उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। और चूंकि जोरावर मलिक और लिनैन दोनों वहां थे तो वे उनके चाचा और चाची के रूप में जुमा के लिए अपनी चिंता दिखाने क्यों नहीं आए? जुमा लंबे समय से अस्पताल में थी लेकिन उन्होंने जोरावर मलिक या लिनैन को नहीं देखा था, यहाँ तक कि एक फ़ोन कॉल भी नहीं। जुमा ने इसके बारे में सोचा और कुछ नफरत के साथ जुमा से कहा, अगर लिनैन हमारे साथ शिष्ट होने का ढोंग नहीं करती तो ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे चाचा भी अब तुम्हारे प्रति इतने निर्दयी हैं। उन्होंने अब लिनैन के साथ ढोंग करने की भी परवाह नहीं की। जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं उनके बारे में पुरानी मैडम के सामने शिकायत करूंगी। चलो देखते हैं कि वह मेरे सामने अभी भी कितना घमंडी हो सकता है। जुमा ने उन्हें निशाना बनाने के लिए इतने सारे बहाने और कारण सोचे थे। अंततः ये जुमा, ज़ारा और जोरावर मलिक पर इस मामले को ठोस करने की कोशिश करने से अधिक कुछ नहीं था। भले ही इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था, वह इसे यूं ही नहीं छोड़ सकती। उन्हें एक तरीका सोचना था ताकि उन्हें आराम महसूस ना हो। जुमा की वर्तमान शारीरिक स्थिति अस्पष्ट थी, इसलिए वह बस बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकती थी। चाहे जो भी हो, उन्हें उनसे कुछ हासिल करना था। जोरावर मलिक को नहीं समझ आया कि जुमा उनके प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण क्यों थीं। वे छोटे थे तब से ऐसे ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे भाई बहन नहीं बल्कि दुश्मन थे। जोरावर मलिक बुद्धिमान और तेज तर्रार थे और उन्हें ईमानदार और सच्चा माना जा सकता था। स्वाभाविक रूप से वह स्वार्थ से भरे दुष्ट व्यक्ति के विचारों को नहीं समझेंगे जिनका खून में बुराई थी। रात के 2 बजे के करीब था और एच सिटी में बारिश तेज हो गई थी। बारिश आकाश से ऐसे गिर रही थी जैसे वह जमीन पर गंदगी को धो रही हो।
झांग ताओ को अपने अधीनस्थों से अंतिम मिनट में एक रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि उन्होंने पता लगाया है कि आत्मा भक्षण ब्यूरो कल रात एच सिटी में एक विशाल नीलामी आयोजित करने वाला था। झांग ताओ ने फैक्स मशीन से अभी अभी भेजी गई जानकारी को पकड़ा और हैरानी में बड़बड़ाया, इस छोटे आत्मा भक्षण ब्यूरो में काफ़ी हिम्मत है। काली दवा की निजी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उन्होंने अभी भी एक नीलामी आयोजित करने की हिम्मत की। वह अपने जीवन से अधिक पैसे को मूल्य देता है। झांग ताओ ने शिकायत की जैसे ही उन्होंने जल्दी से अपने एजेंट को एक संदेश भेजा। डार्क लाइफ गेट की कार्यक्षमता हमेशा उत्कृष्ट रही थी, लेकिन इस बार झांग ताओ को लगा कि यह थोड़ा बहुत तेज और सहज था। मास्टर ने उन्हें कल दोपहर आत्मा भक्षण ब्यूरो की जांच करने का निर्देश दिया था। अंत में केवल आधा दिन बीता था और आत्मा भक्षण ब्यूरो की नीलामी खुद ही दिखाई दी थी। उन्हें अभी सोना चाहिए था जब किसी ने उन्हें एक तकिया सौंपा। बुरा नहीं। जैसे ही झांग ताओ ने इसके बारे में सोचा, उन्होंने शांत को एक संदेश भेजा, पूछते हुए कि क्या उन्हें उनके साथ यात्रा करने के लिए कुछ पुरुषों की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। आधे मिनट के बाद झांग ताओ को केवल 2 शब्दों के साथ एक संदेश मिला, ज़रूरत नहीं। ये वही जवाब था जिसकी उन्होंने 1 सेकंड पहले अपने दिमाग में उम्मीद की थी। झांग ताओ हंस पड़े और महसूस किया कि वह थोड़ा वश में था। वह एक सरल व्यक्ति थी। मार्शल शक्ति के मामले में उन्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत कैसे हो सकती थी। झांग ताओ ने पहले एक बार उनके साथ मिलकर काम किया था। केवल शांत अकेले 30 लोगों की एक आधुनिक सैन्य इकाई को ले जा सकते थे और नष्ट कर सकते थे। वह इतनी मजबूत थी कि वह इंसान नहीं बल्कि किंवदंतियों से एक युद्ध के देवता जैसी अधिक लगती थीं। अगले दिन बारिश धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन यह अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। ज़ारा को अपनी आउटडोर सुबह की दौड़ रद्द करने और एक इंडोर जिम में बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जोरावर उनके बगल में ट्रेडमिल पर आराम से दौड़ रहा था, दौड़ते हुए उनसे बात कर रहा था। इस बारिश के बाद ये शरद ऋतु होगी। स्कूल में प्रवेश का मामला एजेंडे पर होना चाहिए। मैं तुम्हें तब स्कूल भेजूंगा, जोरावर ने धीरे से कहा। ज़ारा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये सब तैयार है। कुछ भी ठीक है। जोरावर को लगा कि उनकी बहन आज थोड़ी अन्ना थी, जैसे उनके दिमाग में कुछ था। ठीक वैसे ही जैसे वह उनके साथ थोड़ा और बातचीत करना चाहते थे। उन्हें अचानक उनके पीछे दिखाई दिए ज़ैन ने बाधित कर दिया। मुझे पता था आज बारिश हो रही है, इसलिए तुम दोनों सुबह दौड़ नहीं सकते। तो तुम जिम में छिपे हुए हो, ज़ैन ने आलस्य से कहा जैसे उन्होंने जिम हाई ली और अपनी बाहों को फैलाया। ज़ारा ने अपना सिर घुमाया और उन्हें उदासीनता से देखा। उन्होंने नोटिस किया कि वह एक स्पोर्ट्स टी शर्ट और लंबी पैंट पहने हुए थे। उन्होंने आश्चर्य में पूछा, तीसरे भाई, क्या तुम्हें भी सुबह का व्यायाम करने की ज़रूरत है? क्या सूरज आज पश्चिम से उग रहा है? चूंकि हमारे परिवार का तीसरा युवा मास्टर अब बिस्तर में आलस्य नहीं कर रहा है। जोरावर ने भी मुड़कर ज़ैन को देखा और एक गंभीर चेहरे के साथ मजाक में कहा, तुम ट्रेनिंग शुरू करने वाले हो? यह विरल है। हालांकि जोरावर का मुंह शैतान था, उनकी आंखों में मुस्कान गर्मजोशी और उदार थी। वह एक उत्कृष्ट मूड में लगते थे। ज़ैन ने जोरावर के छेड़ने का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ साधारण स्ट्रेच किए इससे पहले कि वह ट्रेडमिल पर चले। उन्होंने कैजुअली लापरवाही से एक आरामदायक वॉकिंग मोड चालू किया, अपनी नाक पिंच की और शांत ढंग से कहा, हालांकि हमारा काम हाल में स्थिर रहा है, मुझे भूमिका में फिट होने और ऑन स्क्रीन दिखाई देने के लिए अधिक अभ्यास करना होगा। जैसे ही वह बोले, उन्होंने अपनी बाएं पर ज़ारा को देखा, मुस्कुराए और धीरे से कहा, बहन, क्या तुम भविष्य में जब तुम सुबह का व्यायाम करती हो तो मुझे साथ ले सकती हो? फिल्म में मेरी छवि एक पुलिस अधिकारी की है, इसलिए मुझे अधिक ठोस होने की ज़रूरत है। ज़ारा ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें लगा कि चूंकि यह कुछ ऐसा था जो गुजरते हुए हुआ, इसे देरी करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने इसके बारे में सोचा और पूछा, क्या तुमने इस फिल्म के लिए महिला लीड पर फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने कर लिया है। यहाँ तक कि दूसरी महिला लीड, बाई नींग, जिसे क्रू द्वारा पहले चुना गया था, मुझे लगता है कि वह काफ़ी उपयुक्त है। उन्हें अब किसी को ढूंढने की ज़रूरत थी जो उनकी स्थिति को संभाल सके। हमारी स्क्रिप्ट में दूसरी महिला लीड की भूमिका काफ़ी उत्कृष्ट है, लेकिन सीन बहुत कम हैं। ज़ैन ने धीरे से समझाया। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? बाई नींग। ज़ारा एक पल के लिए रुकी और उत्सुकता से पूछा। ज़ैन और जोरावर दोनों ने उन्हें आश्चर्य में देखा। क्या उनकी बहन भी सेलिब्रिटीज़ का पीछा करती थीं? क्या वह इस बाई नींग को पसंद करती हैं? ज़ैन ने सिर हिलाया। हाँ, ये बाई नींग है। क्यों, क्या तुम उसे जानती हो? ज़ारा अपने होश में लौटी और समझाने से पहले ज़ैन को देखा, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन मैंने उन्हें कुछ ड्रामा में देखा है। मुझे लगता है कि उनकी अभिनय कौशल काफ़ी अच्छी है। अगर वह तुम्हारे साथ अभिनय करती हैं तो इसे एक मजबूत टीम माना जाना चाहिए। मजबूत ताकतों का मिलना ही है, ये शब्द मुझे अच्छा महसूस कराते हैं। बहन, तुम भी सोचती हो कि मैं अभिनय में अच्छा हूँ, है ना? जब ज़ैन ने ये सुना तो उनके सुंदर होंठों के कोने घुमावदार हो गए और वह अपनी उत्तेजना नहीं छिपा सके।
ज़ारा ने अपने तीसरे भाई को एक हल्की मनोरंजक अभिव्यक्ति के साथ देखा और निश्चितता से कहा, तुम हमेशा अद्भुत रहे हो। पूर्वाग्रहों और गलतफहमियों से गुमराह मत होना जो मनोरंजन उद्योग शीर्ष हस्तियों के खिलाफ रखता है। कौन कहता है कि एक प्रसिद्ध शीर्ष हस्ती में कोई क्षमता नहीं है? तुम हमेशा एक अपवाद रहे हो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तीसरे भाई। ज़ारा के शब्द उनके दिल की गहराई से आए थे। ज़ैन हमेशा एक शीर्ष स्टार रहा है और एक बेकार फूलदान नहीं था। वह गाना और नृत्य कर सकता था और उनकी अभिनय कौशल भी उत्कृष्ट थी। शायद इसलिए कि उनके सिर के ऊपर की रोशनी बहुत चमकीली थी, बहुत सारे लोगों ने उनकी वास्तविक ताकत को अनदेखा कर दिया था। उनके पिछले जीवन में उनके तीसरे भाई को ली के जानबूझकर फंसाने के कारण चोट लगी थी। उन्होंने इस फिल्म को खो दिया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी खो दिया जो शुरुआत में उनका और बाई नींग का था। बाई नींग एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री थीं। वह उनके पिछले जीवन में 3 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक थीं। वह थोड़ी देर के लिए बहुत लोकप्रिय थीं, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक गरीब व्यक्ति थी जिसे उनके तीसरे भाई पर क्रश था। उनके पिछले जीवन में वह और तीसरा भाई कई बार एक दूसरे को चूक गए थे। इस जीवन में उनके सभी दुखों के बाद वे शुरुआत से मिले थे। ज़ारा के दिल में उन्हें अचानक राहत महसूस हुई। ये पता चला कि भले ही उन्हें पुनर्जन्म मिलने पर उनके अतीत और वर्तमान जीवन के बारे में नहीं पता था, वे फिर भी उस व्यक्ति से मिलेंगे जिसे उन्हें प्यार करना चाहिए था, और जिस व्यक्ति को उन्हें प्यार करना चाहिए था वह कभी देर नहीं करेगा। साधारण लोग भाग्य को नहीं समझ सकते थे। ज़ैन ने ज़ारा की भावुक स्वीकारोक्ति सुनने के बाद वह पागल क्यों नहीं होते। वह ट्रेडमिल से कूद गए और ज़ारा के किनारे दौड़कर आए। उन्होंने ज़ारा की कलाई पकड़ी और उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया, उत्साह से चिल्लाया, अच्छी बहन। तो बड़ा भाई तुम्हारे दिल में इतना शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या मैं इतना शक्तिशाली हूँ? क्या मैं इतना अलग हूँ? यकीनन, छोटी बहन, तुम्हारा स्वाद अच्छा है। तुम एक नज़र में बड़े भाई के दुर्लभ उत्कृष्ट गुण को देख सकती हो। हा हा हा। ज़ारा अपने होश में वापस आई और ज़ैन को देखा, जिसने उन्हें अपनी बाहों में बंद कर लिया था। उन्होंने उन्हें मारने और उन्हें दूर नहीं फेंकने की इच्छा का विरोध किया। उन्होंने क्यों नहीं महसूस किया कि तीसरे भाई का ऐसा एक टटोलने वाला पक्ष उनके पिछले जीवन में था? अपने तीसरे भाई की मूर्ख अभिव्यक्ति को देखकर ज़ारा ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि उनकी पकड़ दृढ़ थी। अगर उन्होंने बल का उपयोग नहीं किया तो वह दूर नहीं जा पाएंगी। वह अपने दूसरे भाई को देखने के लिए मुड़ी, जो दंग था, और उन्हें याचना भरी नजर दी। जोरावर ने अपने मूर्ख भाई और उनकी बहन को देखा, जो उनसे मदद के लिए भीख मांग रही थीं। वह असहाय ढंग से मुस्कुराया और ज़ैन को दूर खींच लिया। तुम बात कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें अपनी बहन को छूने की ज़रूरत है? क्या तुम्हारी तारीफ पहले कभी नहीं हुई है? इतना खुश होने की ज़रूरत है? बस देखो कि तुम कितने मूर्ख हो।